हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट अमेंडमेंट का चैप्टर आता है हमारे पास, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। अब आपको पता है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के अंदर आपने एक रूल नंबर 4 पढ़ा था, जो कि कहीं ना कहीं बात करता था कंडीशंस के बारे में इन केस ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की। अगर आप शेयर्स इशू करते हो विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स तो उस केस में क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करने होते थे, इसके ऊपर था हमारा रूल नंबर 4। तो जो पहला अमेंडमेंट है इस चैप्टर के अंदर वो है रूल नंबर 4 के अंदर। इसके एक आप कह सकते हो क्लॉज जो है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन आया है, मतलब वो पूरा रिप्लेस कर दिया गया है, और एक क्लॉज जो है वो आपका पूरा पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो रूल नंबर 4 को हम समझेंगे। सेकंड जो अमेंडमेंट है इसके अंदर वो है रूल नंबर 18 के अंदर। रूल नंबर 18 का सब रूल नंबर 7 है, जिसके अंदर आपने सीखा है कि डीआरआर के क्या कंडीशंस होते हैं क्रिएट करने के, और दूसरा आपने देखा है डीआरआई के क्या कंडीशंस होते हैं। डीआरआई भी कह सकते हो इसको, आप डीआरडी भी कह सकते हो, डिवेंचर रिडेम्पशंस के डिपॉजिट्स जो होते हैं, या फिर डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स। तो इसके क्या कंडीशंस है, तो ये कंडीशंस आपको देखने हैं कि किस किस केसेस में बनाने होते हैं, किस किस केसेस में नहीं बनाने होते। इस टाइप से लेके पूरी बातें थी रूल नंबर 18 के अंदर। तो आपको पता है कि डीआरआर के ऊपर चेंजेस रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, तो उसी में एक और चेंज है आपका जो कि आपके करंट अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसके अंदर काफी अच्छे बदलाव हैं। और शुरुआती तौर पर अगर मैं कहूं तो आपको अगर ध्यान है कि डीआरआर आपको बनाना है 25%, तो इसको आपको भूल जाना है। अगर आपको ये याद है कि डीआरआर बनाना है 25%, तो इसको आपको भूल जाना है, बिकॉज नाउ डीआरआर इज 10%। ये एक छोटी सी झलक है, बाकी देखते हैं इसमें इन डेप्थ क्या बातें लिखी गई हैं। काफी कॉन्सेप्चुअल है आपके इसके प्रोविजन जो रूल 18 के सब रूल 7 में दिए हुए हैं। उसको फिर सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने एक टेबल भी ड्राफ्ट किया, जिससे आपको इजिली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए तो पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है ये कब आया, ये अमेंडमेंट आया 16 अगस्त 2019 को। The central government has amended the company's share capital and debentures rule 2014 by the company share capital and debentures amendment rule 2019 के अंदर। अब अगर इसकी बात करें कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 में, तो इसके अंदर एक रूल नंबर 4 हुआ करता था, उसका सब रूल नंबर 1 था, और उसके क्लॉज सी को पूरा पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है इसके साथ, नंबर 1। नंबर 2 कि क्लॉज डी एक हुआ करता था, उसको पूरा का पूरा आपका ओमिट कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। इन्फोर्समेंट डेट है आपकी 16 अगस्त 2019। तो अब सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर इसकी जिक्र कहां पे हुआ करती थी। तो अगर मैं आपको चैप्टर में लेके आऊं तो चैप्टर में आपने देखा था एक टॉपिक जो कि बात करता था डिफरेंशियल वोटिंग राइट के ऊपर, जैसे कि रूल नंबर 4 आपको यहां दिख रहा है। रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 14 स्टेट्स अबाउट द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो इसको लेकर हमने कंडीशंस देखे थे काफी सारे क्लॉजेस के अंदर। इसमें एक क्लॉज सी था जो कि बात करता था कि द शेयर विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल राइट्स इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिक इसका मतलब यही था कि जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट के अंदर शेयर इशू किए जा रहे हैं वो कभी भी 26% से ज्यादा नहीं होने चाहिए टोटल इक्विटी शेयर्स के। मतलब इशू करने के बाद जो आपका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा उसका 26% से ज्यादा आपका नहीं हो सकता डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स। तो ये पॉइंट था जिसको कि पूरा का पूरा काट दिया गया है, मतलब दिस वन इज नॉट एप्लीकेबल इन नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 अटेम्प्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा एक क्लॉज था आपका क्लॉज नंबर डी, इसको तो अमिट ही किया गया, इसकी जगह तो रिप्लेसमेंट है, इसकी जगह नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया, उसको पढ़ेंगे हम अभी। बट इसको तो पूरा का पूरा आपको एलिमिनेट कर दिया गया, मतलब डी पॉइंट जो था आपका, ये डी जो क्लॉज था ये अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो कि बात करता था कि कंपनी हैविंग कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर दी लास्ट 3 इयर्स। मतलब कि अगर आपको इशू करना है तो उसके लिए कंपनी के पास प्रॉफिट का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले लास्ट 3 इयर्स का। तो इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है इन केस ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, चलिए तो डी को तो आपको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल, इसको आपको ना कहीं कोट करना है ना कुछ, जस्ट भूल जाना है इसको। सी की जगह देखते हैं कि क्या इंसर्ट किया गया है। सी में जो 26% वाली बात थी शेयर्स को लेके, उसको चेंज कर दिया गया है वोटिंग पावर से। मतलब कि जो नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया वो ये इंसर्ट किया गया, द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मतलब कि जो वोटिंग पावर होंगे डिफरेंशियल वालों के पास, डिफरेंशियल राइट्स वालों के पास जो वोटिंग पावर होगा वो 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 74% किसका? टोटल का, टोटल वोटिंग पावर का, इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
ठीक है ना। तो जैसे वहां शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में कहा गया था कि 26% से ज्यादा शेयर्स नहीं होने चाहिए। अब उसको हटाते हुए कह दिया इन्होंने कि भैया वोटिंग पावर की बात करते हैं, शेयर की बात नहीं करेंगे। और वोटिंग पावर के अंदर आपको देखना है 74% का दायरा। 74% आपका क्रॉस नहीं होना चाहिए उन शेयर्स का जिनके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 74% आपको देखना है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर जो है वो एक्सीड ना कर जाए 74% से ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, इंक्लूडिंग द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, चलिए जी। तो और डी जो है ये एलिमिनेट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 4। बहुत छोटा अमेंडमेंट था बट इंपॉर्टेंट है नो डाउट, क्योंकि डिफरेंशियल वोटिंग राइट या डिफरेंशियल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके या केस स्टडी आपके एग्जाम में कई दफा पाए जाते हैं। तो नो डाउट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे बात करते हैं रूल नंबर 18 की। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी लंबा चौड़ा भी दिया गया है, तो इसलिए इसको समरी बनाने के लिए इसका एक टेबुलर प्रेजेंटेशन का यूज किया गया, जो कि मैं एंड में आपको दिखाऊंगा, जो कि मेरे खुद के द्वारा बनाया गया है। चलिए पहले तो देखते हैं कि हमारा जो प्रोविजन है वो क्या कह रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपका रूल 18 का जो सब रूल 7 हुआ करता था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है कि अगर आप पहले देखोगे अपना सब रूल नंबर 7 तो काफी लिमिटेड बातें थी उसके अंदर, काफी छोटा था वो। अगर आपको दिखाऊं मैं कि आप कहते हैं कि सब रूल 7 सर कहां हुआ करता था हमारे मॉड्यूल में, जरा हमें दिखाओ। तो मॉड्यूल के बिल्कुल सबसे लास्ट पेज में आप आ जाओ, जहां आपका मॉड्यूल खत्म हो रहा होगा। इस लास्ट पेज में जब आओगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा इसके बारे में, एज पर द कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014 द कंपनी शैल क्रिएट डीआरआर वगैरह वगैरह, इसकी बातें थी। तो ये जो पूरा प्रोविजंस था ये आपका था रूल नंबर 18 सब रूल नंबर 7, जिसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी आपने बातें देखी थी कि इतना इतना बनाना होता है, ऐसे ऐसे करना होता है, पब्लिक इश्यू, प्राइवेट इश्यू वगैरह वगैरह, काफी सारी बातें थी। कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उससे रिलेटेड बातें थी। ठीक है ना। तो इन्हीं चीजों को और डिटेल्ड कर दिया गया, ऐसा समझ लो आप कि काफी डिटेल्ड फॉर्म में इसको बताया गया है, जिसके लिए आपके लिए एक टेबल बनाया गया है, जिस टेबल को हम एट एंड समझेंगे। पहले प्रोविजन को समझ लेते हैं, देखते हैं उससे हमें कितनी बातें समझ में आ रही है, और उसके बाद देखेंगे इस टेबुलर वे में, ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए बातें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले सब रूल नंबर 7 की। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? कहा जा रहा है द कंपनी शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स विद रिगार्ड टू डिबेंचर रिडेम्पशन reserve an investment or deposit of a sum in respect of debenture maturing during the year ending 31st day of March next year in accordance with the condition given below। तो ये चीज तो बात पहली जैसी हो गई। कहा जा रहा है कि भैया कंपनी को रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ेगा डीआरआर से रिलेटेड भी, और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट जो होती थी उससे रिलेटेड भी, उन सभी डिबेंचर्स के लिए जो कि मैच्योर होने जा रहे हैं अगले साल की 31 मार्च को। जैसे इस साल की हम बात करें तो आपको ध्यान होगा कि 30 अप्रैल को अपने को इन्वेस्टमेंट कर लेना होता था। 30 अप्रैल सपोज करता हूं मैं 2020 उन डिवेंचर के लिए जो कि आपके मैच्योर होने वाले हैं 31 मार्च 2021 में, मतलब अगले साल का 31 मार्च में जो मैच्योर होने वाला है उसका करंट ईयर के 30 अप्रैल से पहले पहले आपको इन्वेस्टमेंट, उसके लिए जो रिस्पेक्टिव परसेंटेज दी हुई है उतना आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना होता था। तो ये तो नॉर्मल सी बात कह गया। ठीक है जी। फिर इसके अंदर देखते हैं पहला क्लॉज क्या कह रहा है। पहला कह रहा है आपको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये भी नॉर्मल सी बात है कि भैया डीआरआर जो आप बनाओगे वो कहां से बनाओगे, किस प्रॉफिट से बनाओगे? तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट जो क्रिएट किया जाएगा वो आउट ऑफ प्रॉफिट से किया जाएगा, उन सभी प्रॉफिट के लिए जो कि अवेलेबल फॉर डिविडेंड होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू नेचर के जो प्रॉफिट होंगे उनसे ही डीआरआर क्रिएट किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 बात आती है कि कितना डीआरआर बनाना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी लिमिट्स के ऊपर आपका क्लॉज नंबर बी आता है, जिसके अंदर अलग अलग बातें लिखी हुई है। ठीक है ना। तो जो मेन इंटरप्रिटेशन वाला एरिया है वो ये क्लॉज नंबर बी ही है। इसके बाद 2 क्लॉजेस और हैं, सी और डी, जो कि सिंपल है अपने आप में। बी को आपको समझना है बिल्कुल बारीकी से। चलिए जी, सबसे पहली बात करते हैं। कह रहा है क्या कि डीआरआर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, किनके लिए? वो के लिए जो कि डिवेंचर इश्यू करते हैं। कौन? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेस डिबेंचर्स। मतलब क्या है कि आपने पहले देखा था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एआईएफआई होता था, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता था, बैंकिंग कंपनीज को यहाँ इंक्लूड अब किया गया है। दिस अमेंडमेंट इंक्लूडेड बैंकिंग कंपनी ऑल्सो इन बोथ केसेस। कौन सी दोनों केसेस है आपकी? चाहे आप पब्लिक ली डिवेंचर इशू कर रहे हो या फिर प्राइवेट प्लेस डिवेंचर हो, दोनों केसेस में अगर एआईएफआई है या फिर बैंकिंग कंपनी है, इनको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। डीआरआर की आवश्यकता नहीं है, क्या डिवेंचर रिडेम्पशन वाली इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, तो वो भी हम देखेंगे कि उसकी भी आवश्यकता यहां पे नहीं होगी। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है आपको कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें जो कि आपको डिफाइन किया गया है पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, उसके केस में भी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व शैल बी एज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब निकल के आता है इससे कि
हम अगर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के उसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बच जाते हैं उनके ऊपर भी आपका जो डीआरआर का कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा, एज सिमिलर टू एनबीएफसी, जैसे कि एनबीएफसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है वो सारी एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड होती हैं आरबीआई के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट में आपको ऐसा कुछ नहीं बताया, उसने सीधा सीधा ये बता दिया कि डीआरआर यहाँ पे इनके केसेस में एप्लीकेबल होगा। नाउ दो पॉइंट है बहुत अच्छे अच्छे जिसको क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इज फॉर लिस्टेड कंपनी एंड नंबर 2 इज फॉर अनलिस्टेड कंपनी। जो थर्ड पॉइंट है वो आपका लिस्टेड कंपनी का और जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो अनलिस्टेड कंपनी का आएगा। पहले थर्ड को समझते हैं। थर्ड में कहा गया कि लिस्टेड कंपनीज अदर देन, आप क्लॉज ए वाली पॉइंट को छोड़ दो, मतलब एआईएफआई को छोड़ दो और बैंकिंग कंपनी को छोड़ दो, इनके अलावा जो भी लिस्टेड कंपनीज होंगे उनको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है इन केसेस में। किन केसेस में जी? नंबर 1, अगर पब्लिक इश्यू की बात करें तो अगर लिस्टेड कंपनी कोई ऐसी है जो कि एनबीएफसीज है, जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होती है, या फिर हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ रजिस्टर्ड होती है, तो इन लोगों को भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें अदर लिस्टेड कंपनीज की, मतलब ये जो हो गए हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये तो कहीं ना कहीं हमारे क्या हो गए, एफआईज हो गए। ठीक है ना, लिस्टेड कंपनीज में उसने एआईएफआई को पहले छोड़ दिया, बैंकिंग को पहले छोड़ दिया, इनको तो बनाने की जरूरत होती नहीं है। इसके अलावा कह रहा है कि अगर पब्लिक इशू की बात करूं मैं तो उसके अंदर आपको एफआईज को भी बनाने की जरूरत नहीं है और अदर लिस्टेड कंपनीज को भी बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि किसी भी लिस्टेड कंपनी को, चाहे वो एआईएफआई वाला हो वो तो छूटा ही है, चाहे वो एफआई वाला हो वो यहां छोड़ दिया गया, और अदर्स को तीसरे पॉइंट में छोड़ दिया गया। मतलब कुल मिला के कोई भी लिस्टेड कंपनी जो है वो डीआरआर को नहीं बनाएगी। ठीक है जी, किस केस में? ये बात हुई पब्लिक इश्यू ऑफ डिवेंचर में। फिर आगे कह दिया गया क्या कि इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेस डिवेंचर फॉर द कंपनी स्पेसिफाइड इन सब आइटम ए और बी, मतलब ए और बी मतलब ये वाला पॉइंट। तो कह रहा है अगर प्राइवेट प्लेस की बात करें तो उसमें भी ये ए और बी पॉइंट वालों को बनाने की जरूरत नहीं है, ए और बी को बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब भी क्या हुआ कि इसमें भी सारे लोग कवर हो गए। तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि लिस्टेड कंपनी के पास डिवेंचर चाहे पब्लिक प्लेस्ड हो, चाहे वो पब्लिक इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हो, चाहे प्राइवेट प्लेस डिवेंचर्स हो, और वो चाहे ऑल इंडिया वाले हो, चाहे फाइनेंशियल वाले हो, चाहे अदर्स किसी के भी हो, किसी को भी आपका डीआरआर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। उन सभी को छूट दे दी गई है इस क्लॉज 3 के अंदर। ठीक है, चलिए, तो लिस्टेड वाले तो बच गए। अब अनलिस्टेड पे आ जाते हैं। अनलिस्टेड में भी पहले तो इग्नोर कर दिया गया किसको, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और बैंकिंग कंपनीज को, क्योंकि इसको बनाने की जरूरत होती नहीं है, ये आपके क्लॉज 1 में डील कर लिया गया है। ठीक है जी, सब क्लॉज 1 के अंदर। नाउ ए पॉइंट देखते हैं। ए पॉइंट में कहा गया कि एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड होंगी और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ, इनको भी रिक्वायर्ड नहीं है बनाने की। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यहां पे आती है, इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स, मतलब कि सर पब्लिक के बारे में कुछ नहीं बताया इसने पब्लिक इश्यूज वाले डिवेंचर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ये कह रहा है कि अगर प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स होंगे तो उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इसको सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर पब्लिक इश्यू वाला होगा तो वहां पे आपको डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। बात करते हैं अदर लिस्टेड की, तो इसके अंदर आपको डीआरआर क्रिएट करना है, और वो भी कितना क्रिएट करना है, 10%, 25% नहीं करना। ध्यान रखने वाली बात है कि जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग डिवेंचर होगा उसका 10% का आपको डीआरआर यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। ये तो थी 4 पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। पहले पॉइंट के अंदर उसने एआईएफआई को छोड़ दिया, बैंकिंग कंपनी को छोड़ दिया। दूसरे पॉइंट में उसने कह दिया कि भैया जो अदर एफआईज होती हैं और जो हमारी एनबीज और एफसीज होती हैं, इनके ऊपर आपका कहीं ना कहीं जो डीआरआर का कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पे वो आके कहता है कि भाई साहब लिस्टेड कंपनी जो होगी उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई करो। कौन सी 2 पार्ट में? पहली वो लिस्टेड कंपनी जो कि आपकी पब्लिक इश्यूज करती है, और दूसरी जो कि आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। पब्लिक इश्यू के अंदर उसने कहा क्या कि पब्लिक इश्यूज के अंदर आपके अगर एनबीएफसीज हैं या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है तो उसके ऊपर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर अदर्स की बात करें तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुल मिला के किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे इसके अंदर कहा गया कि अगर एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या फिर अदर्स है तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुल मिला के किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन नेटशेल आप कह सकते हो कि लिस्टेड कंपनीज के केस में आपका कोई भी वैरायटी हो उसके ऊपर आपका डीआरआर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। 4th नंबर पे पॉइंट आई, जहां पे बात की हमने अनलिस्टेड कंपनी की। अनलिस्टेड कंपनी में इन्होंने फिर इसको बांटा, किसमें बांटा? आपके एनबीएफसी में बांटा और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में बांटा। और इनके लिए कहा गया कि भाई साहब अगर पब्लिक इशू करोगे तो उसके लिए साइलेंट हो गए। अगर इसने कहा कि प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके लिए आवश्यकता नहीं है, जिसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि पब्लिक इशू में आपको बनाने की आवश्यकता होगी, विच इज एज नॉर्मल एज 10%। और दूसरी बात की इसने अदर्स की, अदर लिस्टेड कंपनीज होंगी तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपको 10% जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग डिवेंचर होगा उसका आपको डीआरआर क्रिएट करने की आवश्यकता है। ये 4 पॉइंट आपको समझ में आया है। इसको एक टेबुलर व्यू आपको और दिया जाएगा आगे बढ़ने के बाद। अगला पॉइंट आता है आपका जो क्लॉज नंबर 5 है
ये आपको बात करता है, ये बात करता है किसकी, ये बात करता है आपकी इन्वेस्टमेंट की और डिपॉजिट की। अब इसमें इसने कुछ लोगों को एप्लीकेबल किया, कुछ लोगों को एप्लीकेबल नहीं किया। सबसे पहले शुरुआत देखो, इन केस ऑफ कंपनी कवर्ड आइटम ए आइटम बी ऑफ सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 का मतलब क्या हुआ, इसने सब क्लॉज ए और बी को तो मतलब 1 और 2 को तो छोड़ दिया, 1 और 2 को तो छोड़ दिया। 3 में आए लिस्टेड, लिस्टेड वाले में कह रहा है कि आइटम ए था और आइटम बी थे, 2 आइटम में क्लासिफाई हुआ था, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और अगर मैं सब क्लॉज 4 की बात करूं तो इसमें आइटम बी है, आइटम ए को इन्होंने छोड़ दिया। आइटम ए मतलब आपका जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और एनबीएफसीज है उसको छोड़ दिया गया। आइटम बी के लिए कह रहा है कि एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है, कहा गया कि इन लोगों को बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी, जो भी है वही सारी बातें, वही सारी क्लॉज, इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना पड़ेगा। कितना, नॉट लेस देन 15%, 15% मिनिमम इनको जो है इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना पड़ेगा। किनके लिए, कितना, किसका 15%, उसका 15% उन सारे डिबेंचर्स का जो कि मैच्योर होंगे कब, अगले साल के 31 मार्च में, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च में जो मैच्योर होने वाले हैं उसका 15% आपको इस साल के 30 अप्रैल से पहले पहले आपको इन्वेस्ट या डिपॉजिट कर देना है। और इन्वेस्ट डिपॉजिट करने के लिए आपको अलग मेथड, अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं जो कि डिफाइन किया गया है सब क्लॉज नंबर 6 के अंदर, जिसको हम आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब मोटा मोटा इस 5th पॉइंट का ये है कि कुछ कैटेगरी को कवर किया गया, कुछ कैटेगरी में अगर मैं बात करूं कि सब क्लॉज नंबर 3 की सारी कैटेगरी को कवर कर लिया गया, और सब क्लॉज नंबर 4 के अंदर अदर्स वाली जो कैटेगरी है, अदर अनलिस्टेड वाली, उसको कवर कर लिया गया। और कहा गया कि इन सभी कैटेगरी को जो भी इनके नेक्स्ट ईयर में, अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल के 30 अप्रैल 2020 के अंदर, इससे पहले पहले आपको जो भी आपके 31 मार्च 2021 में, 31 मार्च 2021 में जो भी डिबेंचर आपके मैच्योर होने वाले हैं उतने अमाउंट का 15%, 2021 में जितने डिबेंचर आपके मैच्योर होने वाले हैं उस अमाउंट का 15% आपको इन्वेस्ट या डिपॉजिट कर देना है इस डेट से पहले पहले। ठीक है जी। और उसको इन्वेस्ट कहां करना है, तो उसके लिए आपको सब क्लॉज 6 के अंदर 4 बातें बताई गई हैं, उनमें से ही कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके अलावा आप कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। ये बात आपको बता गया पॉइंट नंबर 5, क्लॉज नंबर 5। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यहां पे ये बताई गई है भैया, किसी भी मुहूर्त में पूरे साल के दौरान, क्योंकि आपने इस डेट पे तो इन्वेस्ट या डिपॉजिट कर दिया, लेकिन ये जो रिडीम किया जाएगा वो इस पीरियड में किया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस ड्यूरेशन में, इस पूरे ड्यूरेशन में कभी भी आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट है ये 15% से नीचे नहीं आनी चाहिए, 15% या उससे ज्यादा ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 30 अप्रैल में 15% पूरा कर लिया, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट में से 5% विड्रॉ कर लिया या डिपॉजिट में से 5% 7% विड्रॉ कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 15% आपको मेंटेन करना है तो करना है, 15% से नीचे वो किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए उस पूरे पीरियड के दौरान। ठीक है जी, आगे देखते हैं। 6 सब क्लॉज आपको क्या बताता है, ये बताता है कि आप कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि सब क्लॉज 5 ने कहा कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे रहा है आपको सब क्लॉज नंबर 6, जो कह रहा है कि आप कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसने बताया क्या कि आप डिपॉजिट कर सकते हो किसी भी शेड्यूल बैंक में, ऑब्वियसली वो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए, ऐसा भी आपको डिपॉजिट कर सकते हो किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर। अगला आता है अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटीज आप परचेज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि होगी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर आप अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटीज आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसके अंदर, जो कि आपका मेंशन किया गया है सेक्शन नंबर 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सब क्लॉज ए टू डी और डबल ई के अंदर। मतलब कि सेक्शन नंबर 20 का जो आपका ए से लेके डी का सब क्लॉज है और साथ ही में डबल ई का सब क्लॉज है, इसके अंदर जो भी आपके सिक्योरिटीज मेंशन है उन सभी सिक्योरिटीज में अनइनकम्बर्ड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, वो भी आपको अलाउड है। और अगला बताया गया आपको अनइनकम्बर्ड बॉन्ड परचेज करना, जो कि कोई और कंपनी इशू करती है, तो आप उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि वो जो बॉन्ड है वो नोटिफाइड होना चाहिए अंडर सब क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 20 सब क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो मतलब कहीं ना कहीं वो भी इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप अगर पिछले बार का देखेंगे तो लास्ट टाइम में ऐसा नहीं था, उन्होंने सीधा सीधा सेक्शन 20 को कवर कर लिया था, वो उसकी गहराई में नहीं गए थे। अगर आप पिछली बार का देखोगे तो कहा गया था सिक्योरिटी जो सेक्शन 20 में मेंशन है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां पे भी कहा गया था सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का होगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अब यहां पे इंसर्ट कर दिया गया है अनइनकम्बर्ड वर्ड, कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की इनकम्बरेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, वो सारे के सारे जो सिक्योरिटीज होंगे वो अनइनकम्बर्ड होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो सेक्शन 20 वाली बात थी इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया, सिक्योरिटीज को अलग, बॉन्ड्स को अलग। सिक्योरिटीज जो है वो सब क्लॉज ए टू डी और डबल ई के अंदर कवर्ड होंगे, और जो बॉन्ड्स होगा वो आपका सब क्लॉज एफ के अंदर कवर्ड होगा। तो इन सभी जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर जो शर्त लगाई गई वो क्या,
शर्त ये लगाई गई कि भैया प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड एज अबव शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर रेफर्ड अवर्ड। ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो डिबेंचर मैच्योर होने वाला है 31 मार्च 2021 को, आप सिर्फ इसी के लिए उस इन्वेस्टमेंट को यूज कर सकते हो, किसी और पर्पस के लिए उस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। ये तो एक जनरल सी बात है, ये पहले भी हुआ करती थी। ठीक है, ये सारी पॉइंट चल रहा था आपका बी, क्लॉज बी के सारे सब क्लॉजेस चल रहे थे जिसको हमने समझा। अब इसको और क्लैरिटी से आपके माइंड में इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं और नो डाउट की स्टडी भी आ सकती है, तो आपको ये क्लियर करना जरूरी है कि क्या समझ में आया कि किसमें डीआरआर बन रहा है, किसमें नहीं बन रहा। तो इस तरीके से इस पूरे बी क्लॉज को, 4 पॉइंटों को इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रेम में डाला है। और क्या समझा इससे कि अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की या बैंकिंग कंपनीज की, तो इस केस में आपको पब्लिक इश्यू हो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट हो, आपको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट या फिर डिपॉजिट की, तो उसकी भी एप्लीकेबिलिटी यहां पे नहीं आती है। दूसरे पॉइंट में आपको सिर्फ यही बताया गया था कि एनबीएफसीज या फिर अगर बात करें अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो इसके ऊपर डीआरआर का कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल होता है, और इसके अलावा इस पॉइंट में कुछ और नहीं बताया गया। बात करें इन्वेस्टमेंट की या डिपॉजिट की, तो वो भी इस केस में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आपके सब क्लॉज 1 और 2 को छोड़ा गया था। 3 और 4 से ही शुरुआत हुई थी किसकी, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट की। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट में बात आई थी लिस्टेड कंपनी। हमने समझा लिस्टेड कंपनी चाहे एनबीएफसीज हो, चाहे एचएफसीज हो, चाहे आपके पॉइंट नंबर 1 वाले हो, क्योंकि उसको तो वैसे ही यहां पे छोड़ दिया गया है, या फिर अदर लिस्टेड कंपनीज हो, किसी भी सूरत में किसी को भी रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो पब्लिक इशू की बात कर रहा हो, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहा हो। इन ऑल केसेस दीज आर नॉट एप्लीकेबल, नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। ठीक है जी। लेकिन बात करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट को, तो आपने देखा कि सब क्लॉज 3 को यहां पे इंक्लूड कर लिया गया था। मतलब कि एनबीएफसीज हो चाहे एचएफसीज हो, अगर लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे तो उसके इसमें उनको 15% का इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट यहां पे क्रिएट करना जरूरी हो जाता है। और अगर अदर लिस्टेड कंपनीज की भी बात करें तो उनको भी यहां पे इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट करना कंपलसरी है 15% का। नेक्स्ट पॉइंट आया था आपका अनलिस्टेड कंपनीज का, जिसको हमने देखे थे कि अदर देन 1, मतलब ये दोनों पॉइंट तो आपने छोड़ ही दिए। इसके अलावा बात करें अगर एनबीएफसी और एचएफसीज की, तो आपने देखा था कि प्राइवेट प्लेसमेंट में स्पेशली कहा गया कि नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये समझ में आता है कि पब्लिक इशू के केस में आपको 10% का वहां पे डीआरआर क्रिएट करने की आवश्यकता हो जाती है। और अगर बात करें हम डीआरआई मतलब इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट की, तो उस केस में भी यहां पे कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर बात करें अदर अनलिस्टेड कंपनीज की, तो ये आपको बस ध्यान रखने वाली बात है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी आपकी चल रही है कि अदर अनलिस्टेड कंपनीज के केस में आपको पब्लिक इशू में भी 10% का डीआरआर बनाना है, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी 10% का डीआरआर बनाना है, और अगर इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट की बात करें तो वो भी आपको 15% का करना है। इस इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट को आप कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते हो अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, और किसी भी सूरत में पूरे पीरियड के दौरान ये 15% से नीचे आपका नहीं आना चाहिए। इस टाइप की कंडीशंस को आपने देखा। फिर कहां इन्वेस्टमेंट करने है, उसके लिए 4 पॉइंट आपने अलग से समझे हैं। वो 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि कहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नाउ अगला आपका टर्म आता है जो आपका क्लॉज नंबर सी है। इसके अंदर ये बात बताई गई कि अगर हम बात करते हैं कि ऐसा डिबेंचर है जो कि पार्टली कन्वर्टेबल है, पार्टली नॉन कन्वर्टेबल है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डीआरआर कैसे बनाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये प्रोविजन आपका पहले भी एग्जिस्ट करता था, जहां पे ये कहा जाता था कि अगर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर होगा तो डीआरआर जो बनाना है वो आपको बनाना है सिर्फ और सिर्फ उस पोर्शन के लिए जो कि नॉन कन्वर्टेबल है। जो कन्वर्ट हो जाएगा उस पोर्शन के ऊपर आपको डीआरआर क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीआरआर जो क्रिएट किया जाएगा वो ओनली ऑन ओनली किया जाएगा नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के ऊपर। ठीक है जी, ये पॉइंट आपका पहले भी था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई साहब जो डीआरआर हमने बनाया है, क्या उसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली नॉट। जो डीआरआर आपने क्रिएट किया है शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए ही उसको यूटिलाइज किया जाएगा, और कहीं भी आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। किस डेट से ये इन्फोर्सेबल हो चुका है, तो ये इन्फोर्स हो चुका है 16 अगस्त 2019 से। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 4, जिसके अंदर आपने देखा कि रूल 4 के अंदर छेड़खानी है, रूल 18 के अंदर है। रूल 4 का आपका जो सब रूल था वो था 1, और रूल 18 का जो सब रूल था वो था आपका 7 ने पूरी की पूरी काया पलट कर दी है। इसलिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और इसको आप बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में फ्रेम कर चुके होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप उससे बात कर सकते हो अपने कमेंट के जरिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 7 के अमेंडमेंट्स के ऊपर। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।